हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 52। सिटी हॉस्पिटल। सरगम इस वक्त लेबर रूम में थी और उसकी डिलीवरी चल रही थी। उसने एक बेबी को तो जन्म दे दिया था, लेकिन अभी दूसरा बेबी बाहर आना बाकी था। अभी नर्स उससे पहले बेबी को अपने साथ साइड में ले गई थी, जहां उसे पूरी तरह से क्लीन कर रही थी और स्वर उस बेबी की तरफ देख रहा था। वो ये जानने के लिए एक्साइटेड था कि आखिर उसे कौन सा बेबी हुआ है, बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल। और अब डॉक्टर ने एक बार फिर से प्रोसीजर शुरू कर दिया था। दूसरे बेबी के भी बाहर आने का वक्त हो गया था। सरगम अब फिलहाल पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी। उसका बदन एकदम सुन्न पड़ गया था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उसे पुश करने के लिए कहा, उसने एक बार फिर से खुद को पुश करना शुरू कर दिया था। उसका चिल्लाना एक बार फिर से शुरू हो गया था। उसने स्वर का हाथ कसकर पकड़ लिया था और जैसे ही उसने स्वर का हाथ कसकर पकड़ा, स्वर को भी एकदम से याद आया कि अभी उसे सरगम को भी संभालना है। वो तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। तकरीबन 3 मिनट एक बार फिर से वो प्रोसीजर शुरू हुआ और फिर सरगम की एक जोरदार चीख के साथ वहां पर बेबी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक बार फिर से अब स्वर का ध्यान बेबी की तरफ हो गया था, जबकि सरगम उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन फिर भी उसका ध्यान स्वर पर था। स्वर ने भी पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ हाँ हार्टबीट, मैं यहीं पर हूँ। सरगम थोड़ी कांपती हुई आवाज़ में बोली, एक बार मैं थोड़ी ठीक हो जाऊं चौहान साहब। अगर मैंने आपका स्वर न बजा दिया तो मैं भी कुछ नहीं। ऐसे ऐसे सुर ताल बजाऊंगी ना आपके कि आप याद रखेंगे। उसकी धमकी सुनकर स्वर की आंखें बड़ी हो गई थी और अब जब उसने वापस डॉक्टर की तरफ देखा तो डॉक्टर के हाथों में जो दूसरा बेबी था वो भी गायब था। वो दोनों बेबी साइड में जा चुके थे, जहाँ पर उन्हें कपड़े पहनाए जा रहे थे और उनके कुछ टेस्ट किए जा रहे थे। सरगम अब एक बार फिर से बोली, दोनों बेबी पूरी तरह से ठीक तो है ना चौहान साहब? ये बोलते हुए अब उसकी आवाज़ थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। अब वो जो सारा दर्द उसने बर्दाश्त किया था, जैसे एकदम से वो भूल गई थी। उसकी बॉडी जैसे नॉर्मल हो रही थी, वो रिलैक्स फील कर रही थी। स्वर ने उसका हाथ बड़े ही प्यार से चूमा और बोला, हाँ, लग तो दोनों पूरी तरह से ठीक रहे हैं। बस डॉक्टर ने अभी ये नहीं बताया कि दोनों बेबी बॉय हैं या बेबी गर्ल, या फिर एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। सरगम हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मुझे लगता है दोनों बेबी बॉय होंगे। स्वर तुरंत बोला, नहीं, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। धड़कन के लिए सिस्टर भी तो आनी चाहिए ना। सरगम ने अब कुछ नहीं कहा और तकरीबन 2 मिनट बाद ही डॉक्टर वहां पर आई। नर्स ने सरगम की बॉडी को पूरा क्लीन कर दिया था और उसके कपड़े उसे पहना दिए थे। डॉक्टर स्वर और सरगम दोनों की तरफ देखते हुए बोली, कंग्रेचुलेसन मिस्टर एंड मिसेस चौहान, आपको एक बेबी बॉय। और ये बोलते हुए वो एक पल के लिए रुक गई थी। स्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। मतलब एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ने उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, और दूसरा भी बेबी बॉय ही हुआ है। मतलब आपको 2 ट्विंस हुए हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि उनका चेहरा एक जैसा होगा या नहीं, लेकिन हाँ, वो दोनों बेबी बॉय हैं और पूरी तरह से हेल्दी हैं। उनके कुछ टेस्ट हमने कर लिए हैं, लेकिन कुछ टेस्ट बाकी हैं, तो उन्हें किड्स वार्ड में लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन पहले आप लोग उनसे मिल लीजिए। अभी हम इन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप बेबी से मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर
स्वर का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, लेकिन सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे काफी वक्त से लग रहा था कि उसके दोनों बेबी बॉय होंगे, जो धड़कन का हद से ज्यादा ख्याल रखेंगे, उसे बहुत प्यार करेंगे। धड़कन उन दोनों के दिलों की भी धड़कन होगी। और कब ये सब सोचते सोचते उसकी आंखें बंद हो गई, उसे पता ही नहीं चला। वो गहरी नींद में चली गई थी। इतना जोर लगाने के बाद और दवाइयों की वजह से उसे नींद आ गई थी। और डॉक्टर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप इन्हें थोड़ी देर रेस्ट ही करने दीजिए, ये अपने आप उठ जाएंगी, टेंशन मत लीजिएगा। तब तक आप बेबी से मिल सकते हैं। स्वर ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। अपनी बात कहकर डॉक्टर वहां से चली गई थी। और उनके जाने के बाद अब स्वर सरगम के चेहरे पर झुका और उसने बड़े ही प्यार से उसका माथा चूम लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच हार्टबीट। जब से तुम लाइफ में आई हो सब कुछ अच्छा ही हुआ है। और अब तुमने मुझे जो दिया है उसके लिए तो बेशक से मैं तुम्हें जितने मर्जी शुक्रिया कह दूं कम ही होगा। आई लव यू सो मच हार्टबीट, आई लव यू अलॉट। ये बोलकर उसने एक बार फिर से सरगम का माथा चूम लिया था। सरगम के चेहरे पर भी सुकून नजर आ रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद सरगम को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और पूरी फैमिली भी वहां पर पहुंच गई थी। जैसे ही अंबिका, कृपया जी और अभिनव को पता चला कि ट्विंस बेबी बॉय हुए हैं, तो कोई खुश हो रहा था और कोई मुंह बना रहा था। जहां अंबिका को अपनी गर्ल गैंग बनानी थी, वहीं अभिनव सोच रहा था कि उससे भी छोटा लड़का इस घर में आना चाहिए। और अब तो दो दो आ गए थे और कृपया जी तो पूरी तरह से खुश थी। बेशक से बेबी गर्ल हो जाती तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और बेबी बॉय पर भी उन्हें कोई इश्यू नहीं था। स्वर ने तुरंत नीतीश को कॉल करके पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाने के लिए कह दिया था। सबको मिठाई के बॉक्स के साथ साथ शगुन भी दिया जा रहा था। तकरीबन 15 से 20 मिनट बीत गए थे। सबको बेबी से मिलने की बहुत जल्दी हो रही थी। अभी तक सरगम होश में नहीं आई थी, लेकिन स्वर भी यही सोच रहा था कि उसके होश में आने से पहले पहले बेबीज उसके पास आ जाएं। इसीलिए वो किड्स वार्ड में गया ताकि चेक कर सके कि उसके बेबीज के टेस्ट हुए हैं या नहीं। वहां उसे बाहर कोई नजर नहीं आया तो वो अंदर की तरफ चला गया, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर अपना कदम रखता उसका फोन बजा। उसने अपने फोन की तरफ देखा जहां पर प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा था। बिना एक सेकंड गवाए ही उसने कॉल रिसीव किया, क्योंकि प्राइवेट नंबर से कॉल यूं ही नहीं आ सकता था। और अगले ही पल उसके कानों में निहारिका की आवाज गूंजी, अपने बच्चों से मिलने जा रहे हो? लेकिन तुम्हारे बच्चे वहां तो है ही नहीं जहां तुम जा रहे हो सर। तुम्हारा एक बच्चा तो मेरे पास है, देखो कितना रो रहा है। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन हल्का सा नीचे की तरफ झुकाया जहां उसने एक बेबी को पकड़ रखा था। और अगले ही पल स्वर को बेबी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो तुरंत बोला, खबरदार निहारिका, अगर तुमने इस बार मेरे बेबी को मुझसे दूर लेकर जाने की कोशिश की तो पहले तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। आई विल किल यू निहारिका। निहारिका हंसने लगी। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए बेबी को सामने प्रेम में लिटाया और बोली, काश मैं तुम्हें कह सकती कि मैं तो डर गई सर। प्लीज मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ मत करना, प्लीज मुझे मारना मत। लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं कहूंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरती।
पूरी दुनिया को तुम डरा सकते हो, लेकिन निहारिका ओबराय को नहीं। और पिछली बार तो मैंने एक गलती की थी, तुम्हारे बेबी को डस्टबिन में छोड़कर चली गई थी, लेकिन इस बार उसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी और ऐसी जगह लेकर जाऊंगी जहां पर तुम अपनी पूरी जिंदगी नहीं पहुंच पाओगी। सर गुस्से से कांपते हुए बोला, पिछली बार तुमने गलती की थी ना, और इस बार मैंने की, जो तुम्हें अपने सामने आने के बाद भी मैंने कुछ सजा नहीं दी। लेकिन अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। तुम्हें मेरे बेबी को जहां लेकर जाना है जाओ, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। अगर तुम्हें तड़पा तड़पा कर नहीं मारा तो मैं भी सर चौहान नहीं। ये बोलकर उसने खुद से ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। अब वो अपने फोन की तरफ देख रहा था और फिर अचानक ही उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ सरगम की आंखें खुल गई थी। अंबिका उसके सामने ही खड़ी थी। सर, जो उसे वहां पर खड़ा करके गया था, कृपया जी और अभिनव फिलहाल वेटिंग रूम में थे और इंतजार कर रहे थे कि कब सर बच्चों को लेकर आए और वो उन्हें अपनी गोद में ले। वहीं सरगम ने जब अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले तो कुछ पल उसे कुछ समझ नहीं आया और फिर उसकी नजरें अंबिका पर गई। वो अंबिका की तरफ देखते हुए बोली, चौहान साहब और बेबीश कहाँ है अंबिका? अंबिका मुस्कुराते हुए आगे आई और बोली, बस 2 मिनट में आ रहे हैं, पर तुम ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? सरगम ने बस अपना सर हिला दिया और नजरें दरवाजे की तरफ टिका दी। एयरपोर्ट। निहारिका इस वक्त एयरपोर्ट पर थी और उसने अपने हाथ में बेबी को थामा हुआ था, जो पूरी तरह से ब्लैंकेट से लिपटा हुआ था। बस उसका चेहरा हल्का सा नजर आ रहा था। अभी थोड़ा टाइम पहले ही निहारिका ने स्वर से बात की थी और उसे बताया था कि उसका बेबी उसके पास है। जैसे ही सरगम ने बच्चों को जन्म दिया, निहारिका ने एक नर्स को ऑलरेडी बोल रखा था और उस नर्स ने तुरंत एक बेबी लाकर उसे दे दिया था। और जैसे ही वो नर्स उस बेबी को लेकर आई थी, वैसे ही निहारिका ने स्वर को कॉल भी कर दिया था और साथ ही साथ अब वो उस बेबी को लेकर एयरपोर्ट भी पहुंच चुकी थी। वो स्वर के उसके पास पहुंचने से पहले ही उस बेबी को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाना चाहती थी, ताकि वो उस बेबी को तब इस्तेमाल कर पाए जब एकदम परफेक्ट टाइमिंग होगी। लेकिन जैसे ही निहारिका बोर्डिंग के लिए जाने लगी, कुछ इंस्पेक्टर्स उसके सामने आकर खड़े हो गए। निहारिका के चेहरे पर डर झलकने लगा। वो उन इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? एक लेडी इंस्पेक्टर उसके करीब आई और अपना डंडा अपने हाथ में हल्का हल्का घुमाते हुए बोली, हमें पता चला है कि तुम इस बेबी को किडनैप करके लेकर जा रही हो। किसका है ये बेबी? कहाँ से उठाकर लेकर आई हो तुम और इसे कहाँ लेकर जाने वाली हो? निहारिका गुस्से में बोली, हाउ डेयर यू? तुम्हें मैं कोई किडनैपर नजर आती हूँ क्या? मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। मैं इस बेबी की माँ हूँ और अभी कुछ देर पहले मैंने इसे जन्म दिया है। अब उस लेडी इंस्पेक्टर ने निहारिका को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और बोली, अच्छा, अभी कुछ वक्त पहले तुमने इसे जन्म दिया है, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम अभी भी डिलीवरी से फ्री हुई हो। अगर एक औरत बच्ची को जन्म देती है तो 2-3 दिन तो उसे ढंग से चलने फिरने में लग जाते हैं, और तुम एयरपोर्ट पर भी आ गई और तो और ट्रेवल के लिए भी तैयार हो। उसके सवाल पर निहारिका गुस्से से कांपते हुए बोली, लगता है तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं सुयस ओबराय की बेटी निहारिका ओबराय हूँ, ओबराय इंडस्ट्रीज की मालकिन। तुम लोगों की औकात नहीं है मुझसे इस तरह से सवाल जवाब करने की। खबरदार, अगर मेरे सामने जरा से भी अपनी जुबान चलाई तो
वो हाल करूंगी तुम लोगों का कि तुम याद रखोगे। जैसे ही उसने कहा वो इंस्पेक्टर तिरछा मुस्कुराई और बोली, अच्छा। निहारिका कुछ कहती उससे पहले ही वहां एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। तपाक। निहारिका सीधा जाकर जमीन पर गिरी। दर्द से उसकी आह निकल गई और अब वो हैरान से लेडी इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगी जिसने उस पर हाथ उठाया था। उसने गुस्से से अपने जबड़े कस लिए थे। वो चीख कर बोली, तुम लोगों की इतनी हिम्मत। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले कि वहां पर म्यूजिक बजने लगा। बुम्बरो बुम्बरो, श्याम रंग बुम्बरो, आए हो किस बगिया से। ओहो। म्यूजिक बहुत ज्यादा अलग था तो निहारिका एकदम चौंक गई और हैरानी से अपने आसपास देखने लगी। लेकिन तभी उसने रियलाइज किया कि ये म्यूजिक कहीं और से नहीं बल्कि उसके हाथ में पकड़े हुए बेबी से आ रहा है। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत उस बेबी के चेहरे पर से ब्लैंकेट हटाया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो बेबी दिखने में एकदम ऐसा था जैसे रियल बेबी हो, लेकिन वो रियल बेबी नहीं था क्योंकि अब उसके सीने पर लगी हुई लाइट चमक रही थी जिसमें से वो म्यूजिक बज रहा था। अगले ही पल निहारिका ने उस लाइट पर अपना हाथ रखा तो एकदम से साउंड चेंज हुआ और म्यूजिक बजा। मेरा नाम चिन चिन चू, बाबा चिन चिन चू। निहारिका ने तुरंत एक बार फिर से अपना हाथ उसके सीने पर मारा तो इस बार बेबी के रोने की आवाज आई और वो आवाज सच में ऐसी थी जैसे बिल्कुल रियल बेबी रोता है। निहारिका ने गुस्से से अपने जबड़े कस लिए। वो लेडी इंस्पेक्टर तिरछा मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे खड़ा बाकी सारा पुलिस स्टाफ भी। निहारिका ने अब हैरानी से उन लोगों की तरफ देखा। वो पुलिस टीम एयरपोर्ट की नहीं थी बल्कि वो लोकल पुलिस स्टेशन से आई थी निहारिका को अरेस्ट करने के लिए। निहारिका समझ गई थी कि उसे ट्रैप में फंसाया गया है। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली, खबरदार, अगर आप लोगों ने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो। वो लेडी इंस्पेक्टर व्यंग से हंसते हुए बोली, तो क्या करोगी? बेबी को मारोगी? क्योंकि तुम्हारा आगे का हथियार तो यही होने वाला था ना। लेकिन अफसोस, तुम एक टॉय बेबी को क्या ही मारोगी। पर फिर भी कोई बात नहीं, अगर मारना चाहती हो तो मार सकती हो। निहारिका ने उसकी बात सुनकर गुस्से से उस टॉय बेबी को दूर फेंक दिया और चिल्लाकर बोली, मतलब वो सर चौहान सब कुछ पहले से ही जानता था। इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तभी तो हम लोग यहाँ पर हैं। क्या तुम्हें इतनी सी बात अभी भी समझ में नहीं आ रही? निहारिका चिल्लाते हुए बोली, मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए उसकी नफरत साफ साफ झलक रही थी। उसका वो चिल्लाना दूर दूर तक गूंज रहा था। और अब दूसरा इंस्पेक्टर सामने आया और बोला, चुपचाप सरेंडर कर दो और हमारे साथ चलो, वरना बहुत पछताओगी। निहारिका दांत पीसते हुए बोली, तुम लोग मुझे यूं ही अरेस्ट नहीं कर सकते। निहारिका ओबराय हूं मैं, कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं जिसे तुम यूं ही अरेस्ट कर लोगे। तभी पीछे से स्वर की आवाज आई, और जिसका बच्चा तुम किडनैप करने की कोशिश में लगी हुई थी वो भी सर चौहान है। कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं कि तुम आओगी और आकर उसकी दुनिया उसे छीन कर ले जाओगी। ये बोलते हुए उसकी गहरी नजरें निहारिका पर थी और अब वो आगे की तरफ आया। निहारिका चीख कर बोली, तुमने मुझे पागल बनाया, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक समझते हो। नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगी।
तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन कर रहूंगी, तुम्हारी खुशियों को आग लगाकर रहूंगी। तुम बेशक से कुछ मर्जी कर लो, जितनी मर्जी चालाकी कर लो, लेकिन तुम निहारिका से बच नहीं सकते। सर अब उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, तुम मेरी खुशियां बर्बाद करना चाहती हो, पर अफसोस तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। पर तुम्हें एक हकीकत दिखाऊं। निहारिका सवालिया नजरों से उसे देखने लगी और अगले ही पल सर ने अपना फोन निकाला और उस पर एक वीडियो कॉल की। जैसे ही 2-3 वेल आई, सामने से वो वीडियो कॉल रिसीव हुई। सर ने किसी और को नहीं बल्कि अंबिका को वीडियो कॉल किया था। वो और अंबिका ने अपने फ़ोन का कैमरा सरगम और उन दोनों बेबीज की तरफ किया हुआ था, जो एक सरगम की गोद में था तो दूसरा नीचे लेटा हुआ था। अकेले तो वो उन दोनों को संभाल भी नहीं पा रही थी। तभी उसकी नज़र भी फ़ोन पर चल रही वीडियो कॉल पर गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या बात हुई चौहान साहब, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं इन दोनों को अकेले बिल्कुल नहीं संभाल सकती हूँ, इसीलिए चुपचाप अपने सारे पंगे खत्म करके यहाँ पर मेरे पास आइए। इन्हें मैंने अकेले पैदा नहीं किया है, आपका भी पूरा पूरा योगदान था, तो अब आपको भी जिम्मेदारी संभालनी होगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शिकायतें साफ नजर आ रही थी। स्वर ने अब अपना फोन अपनी तरफ घुमाया और बोला, आ रहा हूँ जान, बस थोड़ी देर में तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। उसके बाद न सिर्फ हमारे इन दोनों बेबीज को संभालूंगा, बल्कि तुम्हें भी अच्छे से संभालूंगा और आगे की प्लानिंग भी करूंगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा खिला हुआ था और सरगम भी एकदम लाल हो चुकी थी। निहारिका गुस्से से मुट्ठियां कसते हुए स्वर की तरफ देख रही थी। इस वक्त उसका दिल पूरी तरह से जल रहा था। स्वर की खुशियों से तो उसे हमेशा से प्रॉब्लम थी और आज स्वर अपनी लाइफ में पूरी तरह से हैप्पी था। उसके पास कोई कमी नहीं थी और निहारिका अपने इरादों में पूरी तरह से फेल हो गई थी और सामने पुलिस की टीम उसे अरेस्ट करने के लिए खड़ी थी। वो जानती थी कि अगर उन लोगों ने उसे अरेस्ट कर लिया तो वो भी बच नहीं पाएगी। यहाँ तो सबके सामने स्वर सिर्फ उसे अरेस्ट करवाएगा और ऐसा नहीं है कि उसका अरेस्ट होना किसी को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फिलहाल वहाँ लाइव कैमरा भी थे, जो चीज़ निहारिका महसूस कर सकती थी। और अगर एक बार इंस्पेक्टर ने उसे अरेस्ट किया तो जेल में जाने के बाद सर उसका क्या करेगा, इस बात से भी निहारिका अच्छी तरह से वाकिफ थी। सर मुस्कुराते हुए वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और निहारिका अपने कदम पीछे ले रही थी। इंस्पेक्टर की टीम बस इंतज़ार कर रही थी कि कब सर उन्हें इशारा करे और वो निहारिका को अरेस्ट करे। इसीलिए अब सबकी नज़रें सर पर ही टिकी हुई थी और निहारिका अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने वाली थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।